हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टेल्स ऑफ टेल्स। ये 3 कहानियों पे बनी हुई एक मूवी है जिसमें सबसे नंबर 1 स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक राजा और रानी की कहानी। किंगडम ऑफ लॉन्ग ट्रीज में एक राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। राजा विश करता है कि उसकी बीवी हमेशा खुश रहे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। वो बहुत रोती है। राजा इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाता। वो रानी का हर जगह से इलाज करवाता है, हर डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। किसी को उनकी बीमारी समझ नहीं आती। फिर एक दिन राजा अपनी रानी के लिए अपने महल में इंटरटेनमेंट शो रखता है सर्कस के जोकर्स को बुला के, और उनमें से एक प्रेग्नेंट होती है और रानी उसे देखते ही राजा की सारी मेहनत को छोड़ के मूड खराब करके चली जाती है और कमरे में जाके अपनी सारी चीजें तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन राजा रानी के पास जाके उसको प्यार करके समझाते हैं कि वो उसके लिए सब कुछ करेंगे, वो किसी तरीके से उसको माँ बनाएंगे। और अगले ही दिन उनके महल में एक अजीब सा आदमी आता है और वो कहता है वो इस मामले में उनकी मदद करेगा। लेकिन राजा उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी तरह ऐसे बहुत से लोग आए हैं और सबने बहुत दावे किए हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका, तो तुम क्या कर लोगे। तो वो आदमी कहता है कि ये पॉसिबल है, बस ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे की खातिर क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। तो राजा और रानी कहते हैं आखिरी हद तक। तो वो आदमी कहता है कि मुझे पता है दुनिया कैसे काम करती है और नेचर में एक चीज़ का आने के लिए दूसरी चीज़ का जाना पड़ता है, आपको कुर्बानी देनी होगी। तो वो लोग उसकी बातों में आके मान जाते हैं। तो वो आदमी राजा को समझाता है कि वो सी में जाए और एक सी क्रिएचर को मारे और उसका दिल निकाल के ऐसी औरत को पकाने के लिए दे जो बहुत पाक और शुद्ध हो, जो अकेली हो और कुछ भी ना किया हो, और फिर वो दिल रानी खा ले तो रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो बच्चे की खातिर राजा शिकार पे निकल जाते हैं और वो सी में घुस के उनको सी क्रिएचर भी मिल जाती है। उनको एक बहुत बड़ी सफ़ेद कलर का सी में मॉन्स्टर मिल जाता है। राजा चुपके से पानी में बैठ के उस क्रिएचर को सोने का इंतजार करता है और जैसे क्रिएचर सो रहा होता है वो उस पर वार कर देता है। राजा उसको हरा तो देता है, लेकिन क्रिएचर जाग चुका होता है और उन दोनों की लड़ाई में राजा को भी बहुत चोट लगती है। वो दिल लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जख्मों की वजह से राजा वहीं मर जाता है। वहाँ पे रानी दिल को देखते ही उसको कपड़े पे बांध के अपने साथ ले जाती है और अपनी मेड में से एक सबसे प्योर मेड को ढूंढ के उसको पकाने के लिए दे देती है। लेकिन मेड को उसको पकाते पकाते तबीयत खराब हो जाती है और वो भी अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब रानी हार्ट खाती है तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि एक ही दिन रानी भी और वो मेड भी बच्चों को जन्म देती है। दोनों के यहाँ लड़के होते हैं और रानी अपने बेटे का नाम इलियस रखती है और मेड अपने बेटे का नाम जोना रखती है। और फिर हम देखते हैं 16 साल गुजर चुके होते हैं और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। रानी अपने बेटे के साथ खुश रहती है और उसके साथ खेलती रहती है। वो दोनों लड़के बड़े होके बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और दोनों की शक्ल गाँवों में से किसी से भी नहीं मिलती। वो दोनों बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह वाइट और अलग तरह के होते हैं। दोनों एक साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं, एक साथ खेलते हैं, मिलते जुलते रहते हैं और आपस में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन रानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपने बेटे को बहुत बार समझाती है कि तुम एक प्रिंस हो, तुम्हें मेड के बेटे के साथ घूमता फिरता अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो नहीं मानता और फिर भी खेलता है। पर उन दोनों में एक ताकत होती है, वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और वो दोनों लड़के जब खेलते खेलते छुपने के लिए जाते थे तो वो उसी समुंदर में जहाँ पे वो मॉन्स्टर पकड़ा गया था वहीं जाके छुप जाते थे पानी के अंदर। रानी ने बहुत बार मेड को मना किया और वार्न किया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस किंगडम से निकाल दूंगी, तुम अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर रखो। मेड हमेशा हाँ करती थी, लेकिन उसका बेटा नहीं मानता था। एक दफ़ा तो हद ही हो जाती है। जोना और इलियस आपस में होलियाँ बदल लेते हैं। इलियस नौकरानी का बेटा बन जाता है और जोना प्रिंस बन जाता है और प्रिंस बन के वो क्वीन के पास आता है। क्वीन थोड़ी सी सस्पिशियस हो जाती है, उसको पहचान नहीं पाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पहचान लेती है और जैसे ही वो उसको पहचानती है वो ऑर्डर दे देती है उसको किंगडम से निकाल देने का। इलियस उसे रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोना एक दरख्त को अपने एक चाकू से काट रहा होता है और वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। और जोना कहता है कि देखो ये पानी साफ़ है और जब तक ये पानी साफ़ रहेगा तो मैं ज़िंदा हूँगा, तुम समझ जाना। और जब ये पानी रेड हो जाए तो समझ जाना कि मेरी जान को ख़तरा है, और वो ये कह के वहाँ से निकल जाता है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं और वो पानी साफ़ रहता है। इलियस रोज़ चेक करता है, लेकिन एक दिन अचानक वो पानी रेड हो जाता है और इलियस को पता चल जाता है कि जोना ख़तरे में है। और फिर वो अचानक से अपनी माँ को बताए बगैर जंगल में भाग जाता है जोना को ढूंढने के लिए, और बहुत ढूंढने पर उसको आखिरकार जोना का घर मिल जाता है।
और वहाँ जाके इलियस को पता चलता है कि जोना की शादी हो चुकी है और उसके घर जाते ही वो सब उसको जोना समझकर गले लगा लेते हैं, उसकी बीवी भी। वहाँ पे उसकी बीवी बताती है कि जोना 5 दिन से जंगल गया है और अभी तक वापस नहीं आया। तब इलियस भी जोना को ढूंढने निकल जाता है और वहाँ पर क्वीन बहुत परेशान होती है अपने बेटे की वजह से। वो सबसे अपने बेटे की तलाश करवाती है लेकिन किसी को भी इलियस का कुछ पता नहीं चलता, तो वो फिर खुद उसको ढूंढने निकल जाती है। और फिर रानी फिर से उस बूढ़े आदमी को बुलाती है और कहती है कि मेरे बेटे को ढूंढ के दो। वो एक बार फिर से कहता है कि तुम्हें फिर से कुर्बानी देनी होगी, जान के बदले जान, अगर बेटे को चाहती हो तो। और रानी आराम से मान जाती है और जंगल में हम देखते हैं कि जोना कहीं पे फंस और बहुत जख्मी था और वहाँ पे एक जंगल में उड़ने वाला मॉन्स्टर उसके पीछे लगा हुआ था और वो उसे बच बच के अंदर अंदर कहीं गारों में फंस रहा था। जोना की चीखने की आवाज़ सुनकर इलियस को उसकी जगह पता चल जाती है और वो फ़ौरन से आके उसको बचा लेता है और वो मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ होती है। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने उस बूढ़े आदमी के साथ यही कहा होता है, जान के बदले जान, तो वो अपनी जान दे के अपने बेटे की जान बचा लेती है। स्टोरी नंबर 2 में ये स्टोरी एक किंग और एक बूढ़ी औरत की है। यहाँ का किंग बहुत ही अय्याश और औरतों के चक्कर में हमेशा रहता था और वो हर टाइम शराब के नशे में रहता था, लेकिन उसको अभी तक अपने लिए कोई रानी नहीं मिली थी, कोई ऐसी जिसे उससे प्यार हो जाए और वो शादी कर ले। उसी महल के पास उसी गांव में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं आती थी। वो अनमैरिड थे, ना उनका कहीं आना जाना था, ना ही उनके साथ कोई था और वो बहुत अजीब शक्ल की थी। लेकिन एक बात थी कि उनकी आवाज़ें बहुत प्यारी थी। उम्र के लिहाज से उनकी आवाज़ बिल्कुल जवान लड़कियों की तरह थी। और एक सुबह उनमें से एक गाना गा रही होती है और किंग को वो गाना सुनाई दे जाता है और वो आ जाता है उसको ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो नहीं मिलती। बूढ़ी औरत जाके अपने घर में छुप जाती है और किंग को उस औरत को ढूंढने का दिल करता है। उसको उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगने लग जाती है और उसे लगता है ये लड़की बहुत खूबसूरत होगी अपनी आवाज़ की तरह, इसीलिए वो शर्मा के छुप गई है। उन दोनों के नाम डोरा और एमा थे। डोरा बहुत चालाक और लालची होती है, जबकि एमा थोड़ी सीधी साधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। और जब डोरा देखती है कि किंग उनके दरवाजे के पास आ गया है तो उसके दिल में लालच आ जाता है और वो कहती है शायद यही हमारा मौका है, हमने पूरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, शायद अब सब बदल जाएगा। तो वो अंदर से आवाज़ लगाती है कि आप 1 हफ्ते के बाद आइएगा तो मैं अपनी बॉडी में से आपको एक पार्ट दिखाऊंगी। और ये सुन के किंग समझता है कि उसको उससे प्यार हो गया है, लेकिन किंग को नहीं पता होता कि एक्चुअल में वो दोनों बूढ़ी औरतें होती हैं। उनके फेस पे झुर्रियाँ होती हैं और उनकी सारी स्किन लटक चुकी होती है और वो कुछ भी कोशिश कर ले वो ज़्यादा यंग नहीं दिख सकती। और डोरा किंग के आने की तैयारी में लग जाती है। वो अपनी उंगलियों को यंग करने की कोशिश करने के लिए जड़ी बूटी पे लगाती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ एमा अपनी उंगली को अपने मुंह में रखती है काफ़ी दिन और उस वजह से उसकी उंगली थोड़ी कम बूढ़ी लगने लग जाती है। और तभी किंग आ जाता है, उसका 1 वीक पूरा हो जाता है और डोरा बहुत चालाकी से एमा की उंगली दिखा देती है। किंग बहुत बेताबी से उनको देखना चाहा था और वो डर गई थी कि अगर किंग को पता चला कि दोनों बूढ़ी औरतें उसके साथ खेल खेल रही हैं तो वो उनको जान से मार देगा। तो फिर किंग को वहाँ से भगाने के लिए वादा करती हैं कि मैं आधी रात को आपके महल में आऊँगी, लेकिन वहाँ पे आप सब अंधेरा कर देंगे और सारी कैंडल्स भी बुझा देंगे। और किंग मान जाता है, वहाँ से चला जाता है। और अब ईमान डोरा की बॉडी को ग्लू लगा के टाइट करने की कोशिश करती है ताकि वो जवान लगे। और वादे के मुताबिक आधी रात को किंग का गुलाम आता है और वो उसको लेने आता है और वो उसके वादे के मुताबिक सारी लाइट्स बंद करके लेके जाता है। लेकिन अगली ही सुबह किंग को पता चलता है कि उसने जो रात गुजारी वो एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारी और उसको बहुत गुस्सा आता है। और जैसे ही सुबह लाइट आती है और वो उसको देखता है, उसको पता चलता है ये बूढ़ी औरत है और उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने रात ऐसे इसके साथ गुजारी। वो उससे बहुत चीखता और चिल्लाता है और अपने गार्ड से कह के उसे महल से नीचे फेंकवा देता है। लेकिन डोरा नीचे नहीं गिरती, वो जंगल में बच जाती है और वहाँ पे उसके साथ एक जादू हो जाता है। वहाँ पे एक विच आ जाती है और वो उसको देखकर बहुत हंसती है और जादू से उसको बिल्कुल जवान करके चली जाती है। और हम देखते हैं कि जंगल में एक खूबसूरत लड़की लंबे लाल बालों वाली पड़ी होती है। और अगले ही दिन किंग जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और वहाँ पे उसे डोरा नजर आती है और उसको देखते ही डोरा से प्यार हो जाता है।
और साथ ही वो उसको अपने महल ले जाता है और उससे शादी करने लगता है। डोरा को नहीं पता होता कि वो जवान कैसे बनी, लेकिन डोरा को अपनी बहन याद होती है और वो उसको अपनी शादी पे इनवाइट करती है। और ईमा को नहीं पता होता कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया है और वो जवान हो चुकी है और जल्दी ही वो रानी बनने वाली है। और जो ड्रेस ईमा को भिजवाती है वो बहुत महंगा होता है। और जब ईमा वो ड्रेस पहन कर शादी पे जाती है तो डोरा उससे मिलके बहुत खुश होती है और वो अपनी बहन को जवान देकर खुद भी दिल में ख्वाहिश करती है कि मैं भी जवान हो जाऊं। फिर वो अपनी बहन से पूछती है तुमने क्या किया? तो डोरा मजाक मजाक में कहती है कि मैंने अपनी बॉडी स्किन उतार दी और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ईमा उसको सीरियस समझ लेती है और फिर वो एक लोहार के पास जाती है और उसे कहती है मेरे गहने और मेरा ड्रेस रख लो, इसके बदले तुम मेरी स्किन उतार दो। और वो लोहार भी उसकी बात मान लेता है और उसे जंगल ले जाता है। जंगल में उसको बांध कर वो उसकी स्किन उतारने लग जाता है और वो सीन बहुत ख़राब होता है, देखने लायक भी नहीं होता। लेकिन वो अपनी स्किन उतरवा के उसी हालत में वापस अपनी बहन के पास जा रही होती है, लेकिन इतनी ज़ख्मी हालत में वो रास्ते में ही मर जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि डोरा का मैजिक आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है और जैसे ही डोरा अपने हाथ और अपने मुँह देखते हैं तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो अपनी असली हालत में आ जाती है और बस वो फिर अकेली रह जाती है। और यहीं पे स्टोरी नंबर 2 एंड हो जाती है। और स्टोरी नंबर 3 भी एक किंगडम की ही है। उसमें एक राजा होता है और राजा की आदतें बहुत अजीब होती है। उसकी बीवी बहुत लंबा अरसा पहले मर चुकी होती है और उनकी एक बेटी होती है वॉयलेट, लेकिन राजा ने दोबारा कभी शादी नहीं की और ना ही उसे अपनी बेटी से प्यार होता है। और एक दिन राजा को एक पैरासाइट इंसेक्ट अपने हाथ पे नजर आता है जो उसका खून चूस रहा होता है और राजा को वो बहुत अच्छा लगता है और राजा इसको एक शीशे के बॉक्स में रख लेता है और रोज़ उसको अपना खून पिलाने लग जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक छोटा सा पैरासाइट इतना बड़ा हो जाता है खून पी पी के। और दूसरी साइड उसकी बेटी वॉयलेट अब जवान हो चुकी होती है, वो एक प्रिंसेस बन चुकी होती है और वो हमेशा प्रिंस के ख्वाब देखती रहती है। लेकिन बादशाह को इस बारे में कभी कोई ख्याल नहीं आया, वो बस अपने इंसेक्ट के साथ हमेशा बिजी रहता है, उसको अपना खून पिलाता है और उसकी देखभाल करता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक वो पैरासाइट बीमार हो जाता है और बहुत बीमार होकर मर जाता है और राजा अपने पैरासाइट की सारी स्किन उतार देते हैं और अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारे लिए हस्बैंड होने का टाइम आ चुका है। और वो कहते हैं मैं एक कंपटीशन रखता हूँ और जो उस कंपटीशन को जीतेगा वो तुमको पा लेगा। फर्ड बहुत खुश होती है, लेकिन उसके दिल में आता है कि वो अपनी मर्जी की शादी नहीं करी। लेकिन वो अपने बाप की बात मान जाती है और फिर पूरे किंगडम में अनाउंसमेंट हो जाती है कि उसकी बेटी को देखने के लिए दूर दूर से लड़के आ जाए। और राजा अपने महल में अपने पैरासाइट की स्किन लटका देता है और सबसे कहता है जो इसको पहचान लेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर लूँगा। बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो इंसेक्ट हमेशा छोटा सा होता है, वो कभी इतना बड़ा हुआ ही नहीं, तो किसी के दिमाग में पैरासाइट का ख्याल ही नहीं आता। और अचानक वहाँ पे एक जानवर जैसा दिखने वाला आदमी आ जाता है और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोलता है, तो राजा उसको अलाउ कर देता है और फिर वो स्किन के पास जाता है और वो सूंघते ही उसको बता देता है कि वो किस जानवर की स्किन है। और ये बात देखते ही वॉयलेट डर जाती है और कहती है मैं खुदकुशी कर लूँगी लेकिन इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन राजा कहता है कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। पायलट बहुत शोर मचाती है कि आप कैसे बाप हैं कि अपनी बेटी को एक जानवर जैसे इंसान को देना चाहते हैं। वो कहती रहती है कि मैं एक शहजादी हूँ, लेकिन राजा मजबूरन उस आदमी को अपनी बेटी दे देता है और वो आदमी वॉयलेट को बहुत दूर जंगलों में ले जाता है और वहाँ जाके वॉयलेट बहुत रोती है। और काफ़ी दिनों बाद जब वो आदमी शिकार के लिए जाता है तो वॉयलेट वहाँ से निकल के ऊपर चली जाती है और वो दूसरी पहाड़ी पर एक औरत को देखती है और उससे मदद की अपील करती है। वो उस औरत को बताती है कि वो एक महल की शहजादी है और उसको एक जानवर जैसे इंसान ने यहाँ पे कैद कर दिया है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होती है और नीचे गहरी खाई होती है और वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पाती। और फिर वो औरत अपने बेटे को बुलाती है और वो एक रस्सी बांध के उसकी मदद करती है और उसको क्रॉस करवा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर शैतान आ जाता है और वो लोग जल्दी से वायलेट को अपनी तरफ लेकर रस्सी काट देते हैं और रस्सी काटते ही वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो उन तक पहुंच जाता है और वो वॉलेट को छोड़ के सबको जान से मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि उतने गुस्से में अचानक से वॉलेट उसको हग कर लेती है और उसके हग से ही उसका गुस्सा चला जाता है और वो सुकून में आ जाता है और वो वॉलेट को इशारा करता है कि उसके कंधों पे बैठ जाए। तो वो उसके कंधों में जाके जैसे ही बैठती तो चालाकी से उसकी गर्दन काट देती है और वहीं वो जानवर जैसा इंसान मर जाता है और वॉयलेट उसका सर पकड़ के अपने महल वापस चली जाती है। और वो देखती है कि उसका बाप बहुत बीमार है, वो पैरासाइट की जुदाई में अभी मरने वाला है और फिर वो उसका सर उसके सामने रख देती है और उसका बाप मर जाता है और वो उस किंगडम की शहजादी बन जाती है और वो एक बहुत बहादुर लड़की होती है। और तीसरी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।